आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज जो कि वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई एनीमे देख रहे हैं या देख चुके हैं या देखने वाले हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर ऑन वन मोर थिंग दैट 90% ऑफ यू गाइज हैव वॉच्ड दीज एनीमे फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी जितने भी एनीमेज देखे हैं, भले वो नारुतो हो गया, वन पीस हो गया या जुजुत्सु काइसन हो गया, सारे के सारे एनीमेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देखे। बट टू गिव यू एन आइडिया, एक जुजुत्सु काइसन का एपिसोड बनाने के लिए, डीमन स्लेयर जैसे एनीमे का एपिसोड बनाने के लिए लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिर्फ एक एपिसोड को बनाने के लिए। और मोस्ट ऑफ द लोग ये सारे एनीमेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि एनीमे इंडस्ट्री एग्जैक्टली चल कैसे रही है, पैसा कैसे कमा रही है, कमा भी रही है या नहीं कमा रही है, और अगर नहीं कमा रही है तो इतने सारे एनीमेस पब्लिश कैसे होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यही सारी चीजें डिकोड करके बताने वाला हूँ। इनफैक्ट हम सब लोग जो फ्री में एनीमे देख लेते हैं और लगता है हमने तो प्रोडक्शन हाउसेस को आउटस्मार्ट कर दिया, वेबसाइट को आउटस्मार्ट कर दिया, हमारे फ्री में एनीमे देखने से भी इन लोगों को प्रॉफिट होता है। आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें एक फिगर बताऊं तो जो डीमन स्लेयर की मूवी रिलीज हुई थी मुगेन ट्रेन 2021 में, उसने ग्लोबली $512 मिलियन कमाए थे, विच इज रफली 4250 करोड़ रुपीस सिर्फ एक एनीमे की एक मूवी से। इनफैक्ट जो अभी डीमन स्लेयर की दूसरी मूवी रिलीज हुई थी 2025 में, इन्फिनिटी कैसल, उसने ऑलरेडी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और $729 मिलियन ऑलरेडी कमा चुकी है एंड द रेवेन्यू इज स्टिल गोइंग अप। तो ये डेटा देखने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है, सवाल ये नहीं है कि एनीमे इंडस्ट्री पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही है, क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री एग्जैक्टली पैसा कैसे कमा रही है। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें ऐसा बिजनेस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का डीप कंटेंट दिखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो। तो ये तुम्हारे लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। As a big fan of anime, I see a lot of similarities with the movies back home. It's why anime is huge all over India. Growing craze for anime in the country has reached a fever pitch. With more eyes on the product and growing demand and availability of merchandise as well, otakus across the country, especially in cities like Mumbai and New Delhi, are going all out to express their excitement. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार एनीमे एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जब भी तुम नेटफ्लिक्स पे जाते हो और डीमन स्लेयर देखते हो, वो एक एनीमे है और एक एनिमेटेड सीरीज है। बट अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो जापान में क्रिएट करे हुए कोई भी एनिमेशन को हम लोग एनीमे कहते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा शिनचैन, यहाँ तक कि तुम्हारा डोरेमोन, ये सारी भी एनीमेज ही है। और इन सारे कार्टून को देखते हुए हम बड़े हुए हैं, बस हमें पता नहीं था कि इन्हीं चीजों को एनीमे कहते हैं। एनीमे का पूरा बिजनेस मॉडल समझने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि मांगा एग्जैक्टली क्या होता है। तो मांगा बेसिकली होती है एक स्टोरी बुक या कॉमिक बुक समझ लो। डोरेमोन देखते हुए हम देखते थे कि नोबिता की कैसी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसके सारी कॉमिक बुक है। एक्चुअली सारी कॉमिक बुक जो डोरेमोन में दिखाई गई थी, इसी को हम लोग मांगा कहते हैं। ये बेसिकली एनीमे सीरीज होती है, बस इन अ कॉमिक फॉर्मेट। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है कि ऑलमोस्ट हर पॉपुलर एनीमे पहले मांगा ही था। पहले मांगा लिखी जाती है और फिर उसके ऊपर एनीमे बनाया जाता है। तुम कोई भी फेमस कैरेक्टर उठा लो, भले वो गोजो हो, लूफी हो, नारुतो हो या डीमन स्लेयर का टांजीरो हो, ये सारे पहले मांगा में क्रिएट किए गए थे और उसके बाद ही इनका एनीमे आया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिजनेस कैसे चलता है, सबसे पहले मांगा रिलीज होती है, ये मोस्टली लोकली फेमस होती है, जो एकदम हार्डकोर एनीमे लवर्स होते हैं उनके बीच में फेमस होती है। फिर प्रोड्यूसर्स लोग देखते हैं कि यार ये मांगा चल रही है और फिर इसमें एनीमे बनाया जाता है। क्योंकि जो एनीमे होता है उसकी जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा वास्ट होती है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग रीडिंग की जगह विजुअल कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रेफर मूवीज या टीवी शोज या टीवी सीरीज। तो जब भी किसी प्रोड्यूसर को लगता है यार इस मांगा की स्टोरी में दम है, वो उसका एनीमे बनाते हैं। और जब ये एनीमे बनता है, इसके बाद मांगा की सेल्स और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जो मांगा होती है वो एनीमे से काफी आगे चल रही होती है। एज अ रिजल्ट ये जितने भी एनीमे वाले फैंस होते हैं इवेंचुअली मांगा पढ़ने जाते हैं और मांगा खरीदते हैं पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से मांगा की सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगेन ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये सारी चीजें होती है बैक्ड बाय डेटा। अगर मैं तुम्हें डेटा बताऊं तो डीमन स्लेयर की जो मांगा थी, अप्रैल 2019 में रफली 3.5 मिलियन कॉपी सोल्ड करी गई थी। लेकिन फिर एनीमे लॉन्च होता है और एनीमे लॉन्च होने के 18 महीने बाद 100 मिलियन कॉपीज बिक जाती है एंड एज ऑफ टुडे 220 मिलियन प्लस कॉपीज ऑलरेडी बिक चुकी है। और ये सब हुआ क्योंकि एनीमे ने मांगा का हाइप क्रिएट किया। सो हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जो एनीमे है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनीमे बस एक मार्केटिंग कैंपेन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जो हमारे सारे बेसिक्स क्लियर है, अब हम एग्जैक्टली समझते हैं कि एनीमे और ये पूरी इंडस्ट्री एग्जैक्टली पैसे कैसे कमाती है। अगर तुम सोचो कि एनीमे दिखाकर ये लोग पैसे बनाते हैं, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें डेटा बताऊं तो अगेन एक साल में जापान में लगभग 200 एनीमे टाइटल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 80% एनीमेज लॉस में चल रहे होते हैं या हार्डली ब्रेक इवन तक पहुंच पाते हैं। मतलब सक्सेस रेट ऑफ ओनली 20%। अब तुम सोचोगे यार ये सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये बेवकूफ है कि जो इतना सारा पैसा डालते हैं। आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका विजन कभी ये होता ही नहीं है कि हम लोग एनीमे दिखा के बहुत मोटा पैसा छाप लें। एनीमे का सबसे मेन काम होता है टॉप ऑफ दी फनल क्रिएट करना, मतलब लोगों को उनके यूनिवर्स में लाना, उनको कैरेक्टर्स से फेमिलराइज करवाना, कैरेक्टर्स का फैन बनाना। यही एजेंडा होता है एनीमे रिलीज करने का।
मेन पैसा आता है एनीमे देखने के बाद। एक बार अगर कोई पर्सन एनीमे की दुनिया में जेन्युइनली इन्वेस्ट हो गया तो वो खुद अपनी मर्जी से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी जेब भरने के लिए रेडी हो जाता है। इसी बात में मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी थी। तुम में से काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यार ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करें। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है और बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। सिर्फ 99 रुपीज उनकी लाइफ टाइम फी है, कोई ईयरली मेंटेनेंस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ऐप के अंदर एक अलग से फीचर है फॉलो ट्रेंड करके, जिसमें तुम जाके देख सकते हो कि रियल टाइम में कौन से मूविंग ट्रेंड्स है। इनका इंटरफेस एकदम सिंपल है और जो स्टॉप लॉस का फीचर है वो भी इनबिल्ट। मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स की दिक्कत यही होती है, वो अपना सारा कैपिटल खो देते हैं क्योंकि वो रिस्क से मैनेज नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। लेकिन इस ऐप में वो फीचर भी अच्छे से दिया गया है। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी ये चीज ट्राई करी थी और एक लाइव ट्रेड प्लेस किया था और लगभग 1500 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ था और पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ थी और सिर्फ 3 टैप्स पे कंप्लीट भी हो गई थी। एक और चीज, इनका जो ऐप है वो फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है और मार्केट वुल्फ का उस पे कोई कमीशन भी नहीं होता। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो सीधा तुम्हारा होगा और किसी को कोई कमीशन नहीं देता। लेकिन इसी के साथ मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है, बच्चों का गेम नहीं है। इसमें रियल मनी इन्वॉल्व होती है और जो लॉसेस है वो भी रियल होते हैं। रिकमेंडेशंस फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो तुम्हारे रिटर्न है वो गारंटीड होंगे। रिस्क रियल है और अगर ढंग से मैनेज नहीं किया जाए तो मेजर लॉसेस भी हो सकते हैं और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा मैटर भी करता है। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो एट लो कॉस्ट विद अ सिंपल इंटरफेस एंड विद अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, तो मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना डेफिनेटली वर्थ इट है। ऐप ऑलरेडी इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। ओवर 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये ऐप बोथ iOS और एंड्रॉइड दोनों पे ही अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है देन दिस इज परफेक्ट फॉर यू। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। अब हम वापस आते हैं एनीमे के टॉपिक पे। सिंपल भाषा में तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो कि पूरा एनीमे का बिजनेस 3 फनल्स में है। एक है टॉप ऑफ दी फनल, मिडल ऑफ दी फनल और बॉटम ऑफ दी फनल। और ये जो एनीमे है ये इसी टॉप ऑफ दी फनल को टारगेट करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, क्योंकि ये ज्यादातर लोग इनके मांगा खरीदें, इनकी प्रोडक्ट्स खरीदें, इनकी मूवीज देखें। जैसे ही एक एक करके ये सारे एपिसोड्स एयर होते हैं, लोग इन्हें देखते हैं और फिर इवेंचुअली कैरेक्टर से प्यार होने लग जाता है, एनीमे की दुनिया में इन्वेस्ट हो जाते हैं और ये सारी चीज प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाती है, एक आईपी बन जाती है। अगेन थोड़ी नंबर्स की बात करें तो प्रोडक्शन की कॉस्ट लगभग 1.5 से 4 करोड़ रुपीस आती है पर एपिसोड। मतलब लगभग एक 12 एपिसोड का सीजन निकालने के लिए 16 से 50 करोड़ रुपए लग जाते हैं। और दूसरी तरफ स्ट्रीमिंग राइट से जो पैसा आता है वो टिपिकली प्रोडक्शन कॉस्ट को बेरली कवर कर पाता है। अब मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि कैसे जब हम एपिसोड्स देखते हैं उसकी वजह से भी ये एनीमे प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। देखो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं कि अपने स्ट्रीमिंग राइट्स किसी ना किसी को बेच देते हैं, हो सकता है वो क्रंची रोल हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो या कोई भी और वेबसाइट हो। एक बार इन्होंने स्ट्रीमिंग राइट्स बेच दिए उसके बाद उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको यूजुअली एक फ्लैट फी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एनीमे नेटफ्लिक्स को अपना पूरा सीजन बेच देगा और बदले में उससे $10 मिलियन ले लेगा। अब जो प्रोड्यूसर है उसको नहीं फर्क पड़ता कि नेटफ्लिक्स में 10,000 लोग देखें, 10 लाख लोग देखें या 10 मिलियन लोग देखें, उसको ऑलरेडी अपनी फ्लैट फी मिल चुकी है। लेकिन अब जब तुम्हें वो सेम एनीमे देखना होता है और तुम नेटफ्लिक्स में नहीं देखते बल्कि कोई रैंडम पायरेटेड वेबसाइट पे देख लेते हो, इसकी वजह से नेटफ्लिक्स को नुकसान होता है, ना कि एनीमे के प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि एनीमे के प्रोड्यूसर को ऑलरेडी उसकी फिक्स फी मिल चुकी है। नुकसान नेटफ्लिक्स या क्रंची रोल जैसे बीच वाले डिस्ट्रीब्यूटर का है क्योंकि उसकी साइट पे जाके अब लोग एनीमे नहीं देख रहे हैं। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि ठीक है यार चलो डिस्ट्रीब्यूटर्स का लॉस होता है ये तो समझ में आता है, तो प्रोड्यूसर का फायदा कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले 5 मिनट देखो और समझ में आने लग जाएगा। तो अभी तक हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि एनीमे का काम है टॉप ऑफ द फनल क्रिएट करना, और एक बार जब ये हो जाता है, जब एक बार व्यूअर फैन बन जाता है, तब स्टार्ट होता है मिडिल ऑफ द फनल। जो बंदा फैन बन जाता है वो एक्साइटेड होता है आगे स्टोरी देखने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो जाके मांगा खरीदता है क्योंकि उसको स्टोरी आगे पढ़नी है। इसी के साथ साथ जब भी वो शॉपिंग करने जाएगा, मॉल जाएगा या कहीं पे भी घूमेगा और उसको एक एनीमे की टी शर्ट दिख जाएगी या कोई उसको एक्शन फिगर मिल जाएगा, वो ऑलरेडी उस एनीमे के इतने एपिसोड्स देख चुका है, उस कैरेक्टर के साथ इतना इमोशनली अटैच्ड है कि वो 2 बार सोचेगा नहीं वो पर्टिकुलर मर्चेंडाइज लेने से पहले। इसी के साथ साथ ये सारी गेमिंग कंपनीज या एनीमे का आईपी खरीद लेती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद लेती है, या तो वो एनीमे कैरेक्टर को यूज करने के लिए लिमिटेड टाइम के लिए राइट्स खरीद लेती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो गेम होता है उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है क्योंकि ऑलरेडी लोग एनीमे को जानते हैं और जब वो सुनते हैं कि यार ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इस गेम में आ चुका है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्टनाइट जैसे फेमस गेम में भी नारुतो की स्किन्स डाली गई थी क्योंकि यूजर अट्रैक्शन बढ़ चुकी है और बड़ा भी। ये कैंपेन काफी सक्सेसफुल हुई थी और बहुत सारे एनीमे फैंस फोर्टनाइट खेलने लग गए जस्ट बिकॉज नारुतो की स्किन इंट्रोड्यूस हो गई थी और लोग देखना चाहते थे कि वो स्किन एक्जैक्टली काम कैसे करती है और उस स्किन में एक्जैक्टली ऐसा क्या अलग है, कैसे ऑपरेट होती है एंड ऑल। ये चीज करने से हर किसी का फायदा होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको पैसे मिल जाते हैं, जो गेमिंग
गेमिंग कंपनीज होती है उनके जो यूजर्स है वो ज्यादा एंगेज हो जाते हैं और जो यूजर्स होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उस कैरेक्टर की स्किन को यूज करके प्ले कर सकते हैं और मे बी जो एनीमे में एबिलिटीज थी उनको खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और यही है मिडल ऑफ द फनल जहां से एनीमे प्रोड्यूसर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू सम डेटा, मांगा सेल्स, मर्चेंडाइज और मोबाइल गेम्स, ये तीनों मिला के इंडस्ट्री रेवेन्यू का लगभग 50 से 55% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो जगह है जहां मेजॉरिटी ऑफ द मनी मूव करता है और ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि टॉप ऑफ द फनल ने एक फैन क्रिएट किया था। तुमने फ्री में एक एनीमे देखा, उसकी पब्लिसिटी करी, उसके फैन बने, जिससे एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर को ही फायदा हुआ। अब हम बात करते हैं बॉटम ऑफ द फनल की। ये वो लोग हैं जो फुल्ली तरीके से फैन बन चुके हैं और एनीमे के वर्ल्ड में डाइव कर चुके हैं। ये लोग प्रीमियम मर्चेंडाइज के लिए पैसा देने को रेडी है, ये लोग उनकी मूवी देखने के लिए रेडी है और ये एनीमे बेस्ड अम्यूजमेंट पार्क में एक्स्ट्रा पैसे दे के जाने को भी रेडी है। सो बेसिकली यही सारी चीजें, बॉक्स ऑफिस, इवेंट्स और कन्वेंशंस और लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइजी रॉयल्टीज, ये बॉटम ऑफ द फनल मैनेज करता है। यही है बॉटम ऑफ द फनल, यहाँ मार्जिन हाईएस्ट होता है। एक कन्वर्टेड फैन एक बार परचेज नहीं करता है, वो तुम्हें बार बार रेवेन्यू लाके देता रहता है। जितने भी मर्चेंडाइज बिकते हैं उस पे कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को कुछ ना कुछ % रॉयल्टी मिलती रहती है। और एक साल में 180 एनिमेज इसलिए नहीं बनते क्योंकि सारे प्रॉफिटेबल हो। रियलिटी ये है किसी को नहीं पता कि वो कौन से 10 या 20 एनिमेज होंगे जो एक्चुअली हिट होंगे, लेकिन डिफरेंस इतना बड़ा होता है। जो 10 से 20 एनिमेज हिट हो जाता है वो बाकी 160 एनिमेज का लॉस पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहती है एकदम इक्विटी की तरह। अब हम बात करते हैं इस पूरी चीज में एंड टू एंड सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है और रियलिटी ऑनेस्टली उतनी अच्छी है नहीं। जब तुम नेटफ्लिक्स पे डीमन स्लेयर देखते हो तो नेटफ्लिक्स ने उस कंटेंट के लिए पैसे पे किए होते हैं। प्रोडक्शन कमेटी ने स्टूडियो से कंटेंट बनवाया होता है, अब वो कंटेंट ग्लोबली बेचा जाता है। देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में मेनली 4 पार्टीज इन्वॉल्व है। सबसे पहला है मांगाका, यानी कि आर्टिस्ट, यानी कि वो पर्सन जो एक्चुअली की पूरी स्टोरी लिखता है, जो मांगा बनाता है, जो पूरा प्लॉट बनाता है, कैरेक्टर्स बनाता है, उनकी आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाता है। सेकंड है प्रोडक्शन कमेटी के वो लोग हैं जो ऑथर की यानी मांगवा की स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं और पैसे देते हैं उसका एनिमे बनाने के लिए। थर्ड है कंटेंट स्टूडियो की वो स्टूडियो है जो पूरा एनिमे एनिमेट करता है। इनके जो आर्टिस्ट होते हैं लिटरली एक एक फ्रेम को बैठते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसके फिर एनिमे सीक्वेंसेस बनते हैं, उससे एनिमे बनता है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनिमे की प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए, हाई वीएफएक्स के लिए। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स। अब जिसके पहले हम आगे बढ़े, एक बार तुम गेस करो कौन सी पार्टीज पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसे कमाती होगी। देखो अगस्त 2025 में नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल की डील हुई थी जहां में $1.2 बिलियन दिए गए थे डीमन स्लेयर के 4 सीजन्स के लिए, यानी कि $300 मिलियन पर सीजन। 2024 में जापान के बाहर स्ट्रीमिंग से 14.27 बिलियन आए थे जो कि टोटल इंडस्ट्री का 56% है। पहली बार ओवरसी कस्टमर से ज्यादा पैसे आए थे इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक। ये बेसिकली प्रूव करता है कि जापान से ज्यादा डिमांड अब बाकी कंट्रीज में है एनिमेस के लिए। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि चारों पार्टीज में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है और सबसे कम पैसा कौन कमाता है, ये सुन के शायद तुम शॉक हो जाओगे। डीमन स्लेयर की मूवी मुगेन ट्रेन ने $512 मिलियन कमाए थे, रफली 4250 करोड़। डीमन स्लेयर की दूसरी मूवी ने कमाए थे $729 मिलियन। लेकिन इस पूरी जर्नी ने जिसने ये सब कुछ लिखा था, जिसने ये स्टोरी बनाई थी, जिनका नाम था कोयाहारू गटोए, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो, लेकिन ये वही पर्सन है जिसने टांजिरो क्रिएट किया, जिसने मुगेन ट्रेन की पूरी स्टोरी बनाई। इस पूरी प्रोसेस में $1.3 बिलियन में से इनको मिले तो सिर्फ $19,000 फ्लैट फीस, क्योंकि सारे राइट्स प्रोड्यूसर के बाद थे। और अक्सर इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है, जो भी स्टोरी टेलर होता है, जिसने स्टोरी लिखी होती है, उसको हमेशा सबसे मिनिमल पेमेंट किया जाता है, क्योंकि अक्सर उसके पास कोई नेगोशिएटिंग पावर ही नहीं होती है। क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके पास साल की लाखों नहीं तो कम से कम हजारों रिक्वेस्ट आती है। हर कोई अपनी मांगा रिलीज करवाना चाहता है, हर कोई अपने मांगा को एनिमेट करवाना चाहता है। तो जब भी कोई आर्टिस्ट प्रोड्यूसर के पास जाता है और बोलता है कि यार आप मेरी मांगा पे एनिमे बनाओ, और अगर प्रोड्यूसर को वो कहानी अच्छी भी लग जाती है और वो एनिमे बनाने को रेडी हो जाता है, तब भी जो क्रिएटर है, आर्टिस्ट है, उसके पास नेगोशिएशन का कोई स्कोप ही नहीं होता। वो क्या बोलेगा कि अगर एनीमे अच्छा चल रहा है तो मेरे को इक्विटी दे देना। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो ऑब्वियसली रिस्क ले रहा है, वो बोलेगा तेरे जैसे 1000 लोग मेरे पास पड़े हैं विद सिमिलर स्टोरीज, तेरे को तो हम कोई अपसाइड नहीं देंगे लेकिन तेरे को एक फ्लैट फीस दे देंगे। अब जो आर्टिस्ट होता है वो इसी में खुश हो जाता है, क्योंकि ये लोग यूजुअली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ ये लोग हैप्पी रहते हैं कि यार हजारों लोग अपनी मांगा लिखते हैं, पब्लिश करवाने की ट्राई करते हैं, उसको एनीमे बनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जब ये प्रोड्यूसर्स अग्री कर देते हैं कि हाँ भाई
हम तेरी मांगा का एनीमे बनाएंगे। तो इसी में ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, ये ग्रेटफुल होते हैं कि हमारी मांगा भी अब एनीमे बन पाएगी और लाखों लोगों तक पहुंच पाएगी। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आईपी होता है पूरे ब्रांड का, पूरे एनीमे का, पूरे वर्ल्ड का, ये सब कुछ प्रोड्यूसर्स के पास होता है, ना ही ये स्टूडियो के पास होता है, ना ही ये क्रिएटर के पास होता है। 99% ऑफ द टाइम्स ये जो क्रिएटर स्टूडियोज होते हैं ये भी एक फिक्स्ड फी पे ही काम करते हैं। इनको नहीं फर्क पड़ता है कि एनीमे हिट हो या नहीं हो, इनको एक फिक्स्ड फी और एक फिक्स्ड बजट दिया जाता है फॉर द ओवरऑल प्रोडक्शन। और यही कहीं ना कहीं इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे डार्क रियलिटी है कि जिस पर्सन की सबसे ज्यादा एफर्ट्स होते हैं, जिस पर्सन की सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, उसी को कहीं ना कहीं सबसे मिनिमल पेमेंट दिया जाता है। अब अगेन एक बार इस पे भी डेटा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, पायरेसी ने एनीमे को बर्बाद नहीं किया, बल्कि पायरेसी ने एनीमे को ग्लोबली फेमस कर दिया। अगर मैं इसका डेटा बताऊं तो 2009 से 2019 तक जब एनीमे प्राइसरी अपने पीक पे थी, गूगल ट्रेंड्स पे एनीमे का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। साइट्स पे 100 मिलियन प्लस मंथली विजिटर्स आ रहे थे और ये नंबर इतना बढ़ा है कि नेटफ्लिक्स से ज्यादा एनीमे इन साइट्स पे वॉच किया जा रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये सारे लोग आए कहां से? कोई मार्केटिंग नहीं हुई, कोई टीवी चैनल पे नहीं आया, कोई पेड कैंपेन नहीं कराई गई, ये सब लोग आए कंप्लीटली माउथ ऑफ वर्ड्स। अब मैं अगर तुम्हें डिटेल में बताऊं कि ये पूरी साइकिल कैसे चलती है तो समझो। सबसे पहले एक व्यूअर जाता है एक वेबसाइट पे और वहां पे जाके वो नारुतो देखता है, उसका 1, 2, 10 पूरे 200 एपिसोड देख डालता है और 200 एपिसोड देखने के बाद वो पूरे एनीमे सीरीज का एक हार्डकोर फैन बन जाता है। वो यूट्यूब पे जाता है और फिर वहां पे चीजें सर्च करता है, जैसे नारुतो बेस्ट मोमेंट्स, नारुतो मोमेंट्स एक्सप्लेन, सास्के फाइट वगैरह वगैरह। इस सब की वजह से क्या होता है, यूट्यूब पे भी व्यूज आने लगते हैं और एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली सेम कंटेंट और भी ज्यादा लोगों को पुश करने लग जाता है, जिसकी वजह से सेम एनीमे और लोग डिस्कवर करते हैं और लोग देखते हैं। यूट्यूब पे एनीमे रिलेटेड कंटेंट के व्यूज 2015 से 2020 के बीच लगभग 300% से ग्रो हुए हैं। एनीमे एक्सप्लेन, एनीमे रिएक्शंस, एनीमे फाइट सीन्स, हर कैटेगरी में ग्रोथ दिखी है। ये सब के कारण हम लोग आते हैं स्टेप 3 पे, जहाँ पे सोशल मीडिया पे बातें होना चालू हो जाती है। फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, रेडिट पे डिस्कशंस होते हैं, ट्विटर पे फाइट होता है। कोई बोलता है कोई एनीमे कैरेक्टर बेटर है, कोई बोलता है तो दूसरा बेटर है। कई बार लोग फाइट करते हैं कि कौन सा एनीमे बेटर है। और ये सब टेक्निकली काम करता है एज ऑर्गेनिक मार्केटिंग बट एट जीरो कॉस्ट। अब ये सब सुन के शायद तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्रंची रोल जैसे प्लेटफॉर्म से मोटा लॉस कर रहे होंगे, हर कोई जाके साला फ्री में एनीमे देख लेता होगा और ये कंपनीज चली नहीं रही होगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। फिर 2009 में रफली 200,000 यूजर्स थे, जो आज के डेटा के हिसाब से 2023 में 13 मिलियन प्लस पहुंच चुके हैं। और ये ग्रोथ डायरेक्टली उन लोगों से आई है जो पहले वेबसाइट्स पे एनीमे देखते थे लेकिन अब फैन बन गए हैं। अब उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए वो क्रंची रोल को सब्सक्राइब करते हैं और वहीं पे जाके एनीमेस देखते हैं। देखो, एनीमे इंडस्ट्री ने कभी भी ऑफिशियली पायरेसी को इंडोर्स नहीं किया, लेकिन अगर पायरेसी नहीं होती तो आज क्रंची रोल के 13 मिलियन प्लस यूजर्स नहीं होते, नेटफ्लिक्स का $1.2 बिलियन का एनीमे डील नहीं होता, एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इंडिया में एनीमे ऑडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता और ये जो इंडस्ट्री है ये भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती अगर पायरेसी नहीं होती तो। सो आई होप आज का ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर तुम्हें ऐसे बिजनेस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का डीप कंटेंट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज आई सेड, तुम्हारे लिए एकदम फ्री है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखेगा। ऑल्सो डू चेक आउट मार्केट वुल्फ, एज आई मेंशन एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी टुडे। इसके साथ साथ अगर तुम्हें जानना है कि शार्क टैंक की कंपनीज कैसा कर रही हैं, शार्क्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, शार्क्स जो शार्क टैंक में बोलते हैं क्या वो खुद अपनी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, तो तुम्हें मेरी स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, तुम जाके वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा।